तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसियाँ आ गई हैं और एलटी ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहते हैं, जबकि 30 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर जो यूथ कंपटीशन की बुक है, जिसमें परीक्षा पॉइंटर दिए गए हैं एलटी ग्रेड के लिए, स्पेशल परीक्षा पॉइंटर समान अध्ययन के लिए। इसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। इवन उत्तर प्रदेश का जो सामान्य जीके है वो भी कवर किया जाएगा। तो आपके रिवीजन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंटर होने वाले हैं। इसमें अगर आप इतना कर लेते हैं तो 25+ आप इसमें स्कोर कर सकते हैं 30 क्वेश्चन में। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप विषय सूची देख सकते हैं। हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत का भूगोल, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस, टेक्नोलॉजी, तो हर चीज़ को इसमें कवर किया। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की प्रातिहासिक जो संस्कृति है, भारत की प्री हिस्टोरिकल जो कल्चर है, उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में भी प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला जो इसमें एग्जाम पॉइंटर है, देखिए बहुत सारे कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं कि मध्य पाषाणकालीन, तो मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व लगाना है, पश्चिम से पूर्व। तो महदहा आता है सबसे पहले, फिर लिखिया आता है, फिर पैसरा आता है और फिर बीरभानपुर आता है। तो ये जो महदहा है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। फिर जो लिखिया है, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक प्रागैतिहासिक स्थल है और यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। बीरभानपुर ये बेसिकली वाराणसी में आता है। तो ये जो चारों प्रागैतिहासिक स्थल है, सबसे पहले महदहा होगा, फिर लिखिया होगा, फिर पैसरा होगा, फिर बीरभानपुर होगा। अब है पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान। तो निवासा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ईसमपुर ये कर्नाटक में है। डिडवाना राजस्थान में है और गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु में है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था तो शिकार या आखेट प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो ये मेहरगढ़ है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम जो साक्ष्य है ये लहुरा देव से मिला है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं तो ये बागोर से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के साक्ष्य। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं तो लेखनिया में भी मिले हैं, बागोर से भी मिले हैं और लेखनिया से भी मिले हैं। फिर है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं तो आदमगढ़ से भी मिले हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था तो ये मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था पशुपालन। मृत्यात रहित पाषाणिक जो स्तर है प्रकाश में कहाँ आया तो ये गुफराल से, इसको मतलब गुफराल से ये प्रकाश में आया। खाद्यान्नों की जो कृषि है सर्वप्रथम आरंभ हुई थी तो ये नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे तो ये बुर्ज एवं गुफराल में ही मिले थे। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है तो ये संगन कल्लू से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य विंध्यन क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ पहले किया तो भारत में किया गया। फिर बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं तो दमदमा में। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लिखिया है। भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका है। दिथरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। ये कहाँ है? दिथरी ये पंजाब में है।
ताम्रपाषाणी जो स्थल है नवदा टोली, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कैरिक मधुभाण पात्र, जिन्हें हम ओसीपी कहते हैं, का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी। अब जो नेक्स्ट है, ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो इनकी दिशा क्या होती थी? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया है। तो ये थॉमसन ने किया था। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्रपाषाणी स्थल नादा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकल्या ने किया था। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये प्रसिद्ध हैं। तो ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, अपने शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दंदमा नामक जो पुरातात्विक स्थल है ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। हम सिंधु सभ्यता और उसकी जो कल्चर है उसके बारे में देखेंगे, एग्जाम पॉइंटर। तो हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो पूर्वी हड़प्पा संस्कृति के जो पूर्वी सीमांत है, ईस्टर्न जो बाउंड्री है, उसको आलमगीरपुर ये इसका सीमांकन करता है, निर्धारण करता है। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हड़प्पा के कुछ पुरा स्थल दिए हुए हैं और उसमें कौन सी फसल उगाई जाती थी इसके बारे में हमें बताना है। तो चन्हू में सरसों की खेती होती थी, हड़प्पा में तिल की खेती होती थी, कुंतासी में कोदो की खेती होती थी और हुलास में धान की खेती होती थी। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये धोलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पीय जो पूरा स्थल है बनावली, ये रंगोई नदी पर स्थित है। रंगोई नदी के किनारे बेसिकली ये स्थित है बनावली। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मांडी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो ये मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की जो प्रसिद्ध मुहर है पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो इसमें सांड का अंकन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण तो आलमगीरपुर करता है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये लोथल से प्राप्त हुई है। दांती हाथ का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने ही किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर प्रकाश डालने का काम करता है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुलास है। हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है लोथल, ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी तो कालीबंगा में की गई थी। जुते हुए खेत की खोज। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। आदिशंक हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे हड़प्पा स्थल स्थित है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है तो पूर्व आर्यन पीरियड से इसका आरंभ माना जाता है। फिर है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत तो वही है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र ये ईरान से संबंधित है बेसिकली। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में प्राप्त होता है। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी की हल की आकृति मिली है बनावली है। वह स्थान या स्थल जहां से शव पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं वो हड़प्पा ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन पोर्ट बेसिकली कौन था? पोर्ट टाउन कौन था? बंदरगाह कौन था? तो ये लोथल था जो कि गुजरात में स्थित था। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ हुई थी? तो गुजरात में हुई थी।
अब हम ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुह अधिकारी ये राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी हुआ करता था। ऋग्वेद में उल्लिखित दसराज युद्ध ये परुषणी जो नदी है उसके तट पर लड़ा गया था। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है, तो ऋग्वेद में 1028 संस्करण है। अष्टक, तो ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। अब हमें सूचियों को सूची 2 से मिलाना है, तो वेद और उनके जो ब्राह्मण हैं उनको मिलाना है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौशितकी है एवं ऐतरेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद का जो ब्राह्मण है पंचविंश है, षड्विंश है, अद्भुत है एवं जैमिनी प्राप्तन है। फिर है अथर्ववेद का जो एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। फिर एक वेदांग नहीं है, तो स्मृति ये वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2, तो ये राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होता था। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है तो ऋग्वेद है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सतसहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है, तो ये ऋग्वेद में अंतर्विष्ट है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र प्रथम मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था या ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। फिर है ऋग्वेद पर आधारित संकलन है, तो सामवेदी ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। ऋग्वेदिक धर्म था तो बहुदेववाद पर इसमें विश्वास किया जाता था, पॉलीएथिज्म पर यहाँ पर विश्वास किया जाता था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में ही हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो इंद्र से संबंधित हैं सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया जाता है तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो उल्लिखित यव शब्द है किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था, तो ये जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध ये रावी नदी या जिसे हम परुषणी नदी कहते हैं के तट पर लड़ा गया। वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान जो संपत्ति है गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। वैदिक काल में अघन्या गाय को ही कहा जाता था। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु एवं पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता या होत्रा का संबंध ऋग्वेद से है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुगण थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वो मैत्रायणी जो उपनिषद था उसमें सर्वप्रथम निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जिंद अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता ये ईरान से संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषणों को निशाका कहा जाता था। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो ये बोगज कोई एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद मिलता है वो है कठोपनिषद। कठोपनिषद नचिकेता एवं यम का संवाद मिलता है कठोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुभा और क्रमु नदी। फिर है सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है, तो इंद्र को समर्पित है। आर्य शब्द का सर्वाधिक या आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ इसका शाब्दिक अर्थ है। अध्वर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कैकेयी के ये राजा थे।
सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। भारत का प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है मनु को। प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति या एक श्रेष्ठ व्यक्ति। ऋग्वेद है तो ये स्रोतों का संकलन है। इतिहास शब्द का जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेदों में उल्लिखित 10 राजाओं का जो संग्राम हुआ था ये रावी नदी या जिसे हम परशुनी नदी कहते हैं तट पर हुआ था। अब है छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। तो झुलसी टांग वाले मनुष्य इस राजा की उपाधि थी, तो कारी कलन की उपाधि थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कलिंग, नरेश, खारवेल संबंधित था, तो ये चेदी वंश से संबंधित था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो ये राजस्थान में स्थित था। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु था। मगध का सम्राट जिसे अपरोप या अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, कौन है, तो महापद्मनंद है, जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, महापद्मनंद को। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है, तो ये अर्धचंद्राकार रही है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी, तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, कहाँ, कलिंग में। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौसंबी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी, तो ये पाटलिपुत्र। अब नेक्स्ट है धार्मिक आंदोलन, जिसमें सबसे पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? जैन कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। फिर भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, तो वो विक्रमशिला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे, तो विरोचन थे, अतीश थे, दीपांकर थे एवं रत्नाकर शांति थे। अब सोचिए को सोचितों से मिलाना है, तो कुछ स्थल दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ तीर्थांकर दिए गए हैं। श्रावस्ती से रिलेटेड जो तीर्थांकर हैं वो हैं संभवनाथ, काकंदी से रिलेटेड है सुविधानाथ, अयोध्या से रिलेटेड है ऋषभनाथ और भोसा से रिलेटेड है पद्म प्रभु। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन जॉन मार्शल ने करवाया था। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली बना था। डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, त्रिरत्न सिद्धांत, जिसमें क्या आता है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खाली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमगधी भाषा में, तो प्रारंभिक जैन जो साहित्य है वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो जैनों से संबंधित है। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से स्वयंवर आगम का संपादन हुआ वो है पाटलिपुत्र में जो जैन सभा हुई थी उसमें। प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है, तो ये जैनों का स्थल है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं आगम या अगम सिद्धांत, अगम सिद्धांत। फिर है दर्शन, जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, तो चारवाक जो सिद्धांत है उसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कपिल वस्तु से राजगृह लौटते समय अनुप्रिय नामक स्थान पर किसको बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किया था? तो ये आम्रपाली को नहीं किया था। बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान था उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं वो है गृह त्याग की घटना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। बुद्ध के जो उपदेश हैं ये आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश में। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में।
सारनाथ में अपना पहला प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की जो अनुमति है बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संत प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। त्रिपिटक है तो यह है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धर्म और संघ को। बुद्ध धर्म और संघ को। बुद्ध धर्म और संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह कथन बुद्ध का है या बौद्ध संप्रदाय के लोगों का है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो विनय पिटक है। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। फिर है बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था, तो वो थे मलिक एवं तपस्सु। फिर है सप्तपर्णी गुफा स्थित है तो राजगृह बिहार में स्थित है। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हीनयान जो बौद्धों का एक संप्रदाय है उससे संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था तो ये बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी तो बौद्ध धर्म के द्वारा। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल था। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? तो ये बिंबिसार के दरबार में था। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे, उदयन के राज्यकाल में आए थे बेसिकली। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये विक्रमशिला बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव एवं आधा पार्वती प्रतीक है देव एवं उसकी शक्ति का योग के संबंधित है ये। फिर गौतम बुद्ध ने प्रथम जो धार्मिक प्रवचन है ये सारनाथ में दिया था। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा बुद्ध या बौद्ध धर्म से स्टार्ट होती है। भारतीय कला या बुद्ध की हुई थी, है ना। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश से संबंधित है ये। फिर है भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। तो भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। भीष्म पर्व नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी तो इक्ष्वाकु राजवंश ने की थी। अब है सूची को सूची देव से मिलाना है। तो देवता और उनकी पहचान, तो शिव की पहचान त्रिशूल है, विष्णु की चक्र है, गणेश जी का रस्सी या फंदा है, सरस्वती की वीणा। दार्शनिक और उनके दर्शन, तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया था। माधवाचार्य ने द्वैत का कॉन्सेप्ट दिया था। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया था और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया। मंडन मिश्र ये शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कथन गीता में दिया हुआ है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देती है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर का जो अभिलेख है। आज शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, तो जोशी मठ है, द्वारका मठ है, पुरी मठ है और श्रृंगेरी मठ है। नैनार थे तो ये शैव धर्मानुयायी थे नैनार। अब सूची योग को सूची 2 से मिलाना है। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का कॉन्सेप्ट दिया था। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया था। माधवाचार्य ने द्वैतवाद, ये द्वैतवाद से संबंधित है और शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित। हम मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस अभिलेख में अशोक धर्माशोक से वर्णित है, तो ऐसा कौन सा
अभिलेख है। तो कुमार देवी का जो सारनाथ अभिलेख है वहां पर अशोक को धर्माशोक के नाम से वर्णित किया गया। तो हम इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में देख रहे थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि इस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है। तो कुमार देवी का जो सारनाथ अभिलेख है वहां पर अशोक को धर्माशोक के नाम से वर्णित किया गया है। अब है मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। तो विष्णु जो पुराण है उसे मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। आंध्रों के इतिहास के लिए मत्स्य पुराण को अधिक प्रमाणित माना जाता है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले 20 परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? तो जांगलिविद कहा जाता था। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, तो अग्निमित्र ये मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। जो अग्निमित्र है ये शुंग वंश से रिलेटेड, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। फिर है अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था, तो ये चुनार से निकाला जाता था। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण यानी धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है वो 12वां शिलालेख है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय 8वें वर्ष प्राप्त की थी। प्राकृत भाषा के पोषक थे, तो सातवाहन जो नरेश थे ये प्राकृत भाषा के पोषक कहे जा सकते हैं। कला के लोक पक्ष को अधिक महत्व मिला है, तो सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक महत्व मिला है। फिर है मथुरा मूर्त कला शैली प्रारंभ हुई, तो ये कुषाण के शासन काल में प्रारंभ होती है। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। राजा जिनके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था वो अशोक है। सारनाथ जो स्तंभ है इसका निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने ही करवाया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है ये लौरिया नंदनगढ़ है। अशोक का वह शिलालेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है यह है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है वो है। गुर्जरा जो लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लिखित है, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पण शिलालेख 12वें शिलालेख में देखने को मिलता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो ये अनुराधापुर में चला है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे तो प्राकृत भाषा में थे बेसिकली ये। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया, तो 3 प्रकार की लिपियों का उपयोग किया। कौन कौन सी? अरामाइक, ग्रीक और खरोष्ठी लिपि। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है तो ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। फाहियान भारत में 399 एडी में आया था। फिर है कलिंग युद्ध का विवरण हमें मिलता है तो ये 13वें शिलालेख से हमें इसका विवरण प्राप्त होता है। मौर्यकालीन जो मंत्रिपरिषद था राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था तो समाहर्ता ये राजस्व इकट्ठा किया करता था, समाहर्ता। फिर है अशोक का समकालीन तुर्मे राजा था तो मिस्र का राजा था तुर्मे। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध स्थापित किए थे, कहाँ का था ये? तो मिस्र का था ये। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट राजधर्म था ये। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है तो ब्राह्मी ये आधुनिक देवनागरी लिपि का ये प्राचीनतम रूप है। किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये अशोक ने की थी। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया तो स्तंभों पर किया गया था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था तो पाटलिपुत्र का ये प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए। मौर्य काल के दंड विधान थे तो काफी कठोर दंड विधान थे। कालसी प्रसिद्ध है तो कालसी ये
अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था चाणक्य का दूसरा नाम। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे तो ये श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है, ये है शिलालेख 12वां शिलालेख है ये। फिर है सिमुक संस्थापक था, तो ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। अब हम लोग पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमुक ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। कारदमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए, तो ये ताम्र धातु के थे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है। खारबेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था तो सातवाहन था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो सातवाहन राजवंश ही था। सातवाहनों की जो राजधानी थी ये अमरावती में अवस्थित थी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है तो ये 81वीं सन है ये बेसिकली। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है तो ये कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है तो काठियावाड़ के रुद्रदामन जो अभिलेख है उसमें मिलता है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए तो कुषाणों ने चलाए थे। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जो रिनोवेशन करवाया था ये रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणि एवं पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, ये शुंग राजवंश में फले फूले। विक्रम संवत ये 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। फिर है विक्रम एवं शक संवतों में अंतर कितने वर्षों का है? तो 135 वर्षों का अंतर है। अब है सही सुमेल करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो डिमेट्रियस ये हिंद यूनानी शासक था। रुद्रदामन ये शक शासक था। गोंडोफर्नीज ये पल्लव शासक था और बिम ये कुषाण शासक था। अब हम फॉरेन इन्वेजन देखेंगे जो एंशियंट इंडिया में हुए थे। प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यूनानी आक्रमण हुआ था, उसके बाद शक आक्रमण हुआ और फिर लास्ट में कुषाण आक्रमण हुआ था। मध्य प्रदेश में विदिशा के बेस नगर में गरुण ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो हेलियोडोरस ने बनवाया था। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे तो यूनानी भारत को इंडिया कह के पुकारते थे। हिंद एवं शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे तो स्ट्रेटो सेकंड था ये। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है तो बिमकडफिस था। वीर भारती राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था तो ये पुरुया पोरस राजा था। पोरस इस राजा का नाम था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था तो ये कौन सा राज्य था? ये मसग था। आयुर्वेद के प्रसिद्ध जो विद्वान थे चरक ये कनिष्क के दरबार में थे। अब हम लोग संगम पीरियड के बारे में देखेंगे जहां पर चेरा, चोला एवं पांड्या के इतिहास के बारे में देखेंगे। तो संगम राजवंश के बारे में या संगम युग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। राजवंश अपने संगठित स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। कोरोमंडल क्षेत्र के जो चोल थे ये अपने संगठित स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी तो ये राजराज प्रथम थे। संगम ग्रंथ तोलकप्पियम आधारित है तो ये व्याकरण पर आधारित है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है वो है कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। फिर है शिलाप्पादिकारम का लेखक कौन था? तो इलंगो थे। तीसरा संगम हुआ था ये मदुरई में हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में
समर्पित किया गया था। ये तंजावुर में स्थित है ना, तंजावुर में स्थित है। फिर दक्षिण भारत का जो इतिहास है, चोल, चालुक्य एवं पल्लव के काल में कैसा रहा उसको देखते हैं। तो कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये पल्लव राजवंश की राजधानी थी। राजराज जो प्रथम था या राजराज जो शासक था, इसकी जो टाइम पीरियड था ये 985 से 1015 के बीच में रहा। राजाधिराज प्रथम का जो टाइम पीरियड था 1044 से 1052 ईस्वी के बीच में रहा। कुलोत्तुंग प्रथम का 1070 से 1120 के बीच में, और विक्रम चोला का 1120 से 1133 के बीच में टाइम पीरियड रहा। अब राजवंश और उनकी राजधानियां, तो पल्लवों की राजधानी कांची थी, कदम्ब की राजधानी वनवासी थी, पांड राजवंश की राजधानी मदुरा थी, और काकतिया की राजधानी वारंगल थी। नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये चोल कला का एक प्रसिद्ध उत्कृष्ट उदाहरण है। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था, वो चोल राजवंश ऐसा राजवंश है जो अपने शासन काल में ही अपने शासन काल में ही, जैसे मान लो कोई राजा है तो वो अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जाता था, चोल राजवंश। वह राजवंश जो है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनी यानी नेवल पावर के लिए प्रसिद्ध था, नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, तो वो चोल राजवंश ही था। चोल गंगम नामक प्रसिद्ध जो बृहद कृत्रिम झील है बनाने का श्रेय राजेंद्र चोला को जाता है। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने करवाया था। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? तो ये कोरोमंडल तट था, दक्कन और दक्कन के कुछ भाग में भी फैला था ये। चोल शासकों के शासन काल में बरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टा बरियम। चालुक्यों की राजधानी थी तो ये वातापी थी। चोल राजाओं के स्नानागार था भोजनालय का प्रबंधन देखते थे, तो स्त्री एवं पुरुष दोनों देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये राजा प्रथम था। चोल साम्राज्य को अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराया था, ये था कुलोत्तुंग प्रथम। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए? तो कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में ही भेजे गए थे। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का जो युद्ध है ये चोलों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तक्कोलम का युद्ध चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, ये हेनसोंग था। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिया जाता था? तो चालुक्य राजाओं द्वारा दिया जाता था। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो ये लोहे के यंत्र एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। संस्कृत के कवि एवं नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इनका उल्लेख हुआ है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है 634 ईसा पूर्व। फिर है प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, ये थी नरसिंह वर्मन सेकंड। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। अब दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज धनंजय, ये कुस्तलपुर के राजा थे। नीलराज ये अवमुक्त के राजा थे। उग्रसेन ये पलक्का के राजा थे और विष्णुगोपा ये कांची के राजा थे। राजवंश और उनकी राजधानियां, तो पल्लव की राजधानी कांची थी, पांड्य राजवंश की मदुरा, यादव की देवगिरी और काकतिया की वारंगल थी। अब हम गुप्ता पीरियड में पहुंच चुके हैं। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का अनुक्रम क्या है? तो भुक्ति, फिर उसके बाद विषय, फिर विधि और सबसे लास्ट में ग्राम आया करते थे। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में प्रस्तुत करता है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं, तो चंद्रगुप्त सेकंड की मुद्राएं हैं। रजत सिक्के यानी सिल्वर के जो सिक्के थे जारी करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। गुप्त शासक जिसने हुणों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था।
गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। अब है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? एरण सागर से प्राप्त हुआ है। 437-38 ईसा पूर्व है ना ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकरों श्रेणी के रूप में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है गुप्त है। राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त। भाग एवं बलि थे तो राजस्व के स्रोत थे। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है तो दिनार है। भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है साक्य शाखा है। कर्म का सिद्धांत प्रसिद्ध है संबंधित है तो मीमांसा से संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो पतंजलि थे। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि थे। भारत में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, तो जो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं वो आस्तिक हैं, जो नहीं रखते हैं वो नास्तिक हैं। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है तो भास्कर को जाना जाता है। कालिदास द्वारा रचित मलाविकाग्निमित्रम जो रचना है उसके नायक अग्निमित्र थे, ये शुंग वंश के शासक थे। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख एक गवल्यक स्मृति में मिलता है। दास मुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने किया था। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी तो ये उत्तर बंगाल में स्थित थी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्र लिप्ति बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय जो संदर्भ प्राप्त हुआ है ये एरण से प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है तो जहांगीर का मिलता है। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया समुद्रगुप्त ही था। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है वो समुद्रगुप्त। अब हम पोस्ट गुप्ता एम्पायर के बारे में देखेंगे, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में देखेंगे। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है तो बृहद्रथ का उल्लेख किया है और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट शासक था गुप्तम है ना मौर्यकालीन। फिर विदेश यात्री एवं उनके भारत भ्रमण का वर्ष तो फाहियान ये 399 से 414 ईस्वी के समय आया था। हेनसोंग 629 से 645 पूर्व के ईस्वी के बीच में आया। इत्सिंग ये 671-72 से 693-94 के बीच में आया। अलमसूदी 905 से 915-16 के बीच में आया। राजा जिसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया तो गोपाल थे। नंदीवर्मन पल्लव मल्ल ये सब थे। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं अमरावती स्तूप है। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है तो ये अमरावती स्तूप है। और नागार्जुनी कोंड ये दो अभिलेख हैं जहां से आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। शासक जिसने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था प्रवर सेन प्रथम थे। वल्लभी विश्वविद्यालय ये गुजरात में स्थित है। 6वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था तो ये लाट में शासन कर रहा था। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी तो ये गोवा में स्थित थी। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम्म। फिर मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया था तो हर्षवर्धन ने किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज एवं प्रयागराज में किया। वह शासक जहां पर शिल्प में विष्णु का 12 अवतार देखने को मिलता है उदयगिरी गुफा विदिशा है। मेहरौली के लौ स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम चंद्र है। मिलिंद पानो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद है। भिक्षुक का नाम क्या था तो नागसेन था। एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर हैं तो हिंदुओं बौद्ध एवं जैनों से संबंधित है। अब नेक्स्ट है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं तो ये कहाँ है महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। महाबली का जो
महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, तो पल्लवों द्वारा करवाया गया था। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह ये कार्ले में स्थित है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र कौन सा है? कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कन्हेरी है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो ये भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण है। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो दक्षिणी तोरण का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, ये दतिया में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये राजस्थान में स्थित है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है, इसका तात्पर्य। भुवनेश्वर एवं पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये नागर शैली में बने हुए हैं। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो एलिफेंटा जो गुफा है, एलिफेंटा गुफा है ना, जो महाराष्ट्र में है, ये बेसिकली त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कांची में है। ओंकारवाट का विष्णु मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर है तिरुमल्ला की पहाड़ियों में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया, तो पल्लवों द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये दतिया में स्थित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। कोणार्क जो मंदिर है, कोणार्क का जो मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है बेसिकली, कोणार्क। फिर है द्रविड़ शैली में बना हुआ जो शिखर है, ये ग्वालियर का तेली मंदिर का जो शिखर है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अजंता की जो चित्रकारी दर्शाती है, ये जातक कथाओं को दर्शाती है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। फिर बौद्ध, हिंदी व जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। फिर है, अब सोचिए, एक को सोची 2 से मिलाना है, तो स्तूप कहाँ है? सांची में। चित्रकारी, तो बाघ चित्रकारी प्रसिद्ध है। फिर है कनिष्क की जो सिरविहीन मूर्ति है, मथुरा से मिली है। और दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में मिला है। फिर मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी है, तो शूद्रक ने लिखी थी। मनुस्मृति के टीकाकार थे कुल्लुक भट्ट। कुमार संभव महाकाव्य रचना है कालिदास की। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच की कथा है। चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? तो ये चरक संहिता 120 अध्याय हैं इसमें एवं 8 खंड हैं। न्याय जो दर्शन है, ये गौतम ऋषि से रिलेटेड है। पुस्तक और उनके लेखक, तो रास पंचाध्यायी ये जो पुस्तक है, इसके लेखक है नंद दास। चैतन्य भागवत, इसके लेखक हैं वृंदावन दास। चैतन्य मंगल, इसके लेखक हैं जयनंदा। और भक्ति रत्नाकर, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है नरहरि चक्रवर्ती। अब हम सोचिए, एक को सोची 2 से फिर से मिलाएंगे ग्रंथ और उनके रचयिता। तो रागमाला, इसकी रचना पुंडरीक विठल ने की थी। रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ ने की थी। राग विबोध की रचना सोमनाथ ने की थी। चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना वेंकट रमन ने की थी। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने, है ना। फिर मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त थे। दर्शन और उनके प्रचारक, तो न्याय जो दर्शन है गौतम ऋषि से रिलेटेड है।
उत्तर मीमांसा का जो दर्शन है ये बदरायण से रिलेटेड है। पूर्व मीमांसा जैमिनी से रिलेटेड है। और जो वैशेषिक जो दर्शन है ये कणाद से रिलेटेड है। चरक संहिता में 120 अध्याय और 8 खंड है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है, ये खुद्दक निकाय से संबंधित है ये ना। फिर है वही मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। 10 कुमार चरितम के लेखक हैं दंडिन। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस। कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया तो जोन राज श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। फिर है महाभारत मूलतः जानी जाती थी तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। महान जैन विद्वान हेमचंद्र जिसकी सभा को अलंकित करते थे वो कुमारपाल थे। भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री जो देवी हैं वो भगवती सरस्वती हैं। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे, विज्ञानेश्वर थे। मध्यकालीन विद्वान लेखक जो जैन धर्म के अन्यायी थे हेमचंद्र सूरी थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है राजा भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने। गौडवहों के रचयिता थे वागपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मन द्वारा दिया गया सामाजिक जो स्तर था वो था व्रत क्षत्रियों का, फालन क्षत्रिय, पतित क्षत्रियों का उनको दर्जा मिला था, व्रत क्षत्रिय। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या मनु ने की है। मान सोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी तो सोमेश्वर थर्ड ने की थी। अब हम प्री मिडिवल पीरियड देखेंगे, पूर्व मध्य काल में क्या हुआ 800 से 1012 ईस्वी के बीच में। तो सूची को सूची 2 से मिलाना है तो सर्ववर्मन का उल्लेख असीरगढ़ ताम्रपत्र में मिलता है। ईश्वर वर्मन का उल्लेख जौनपुर प्रशस्त प्रस्तर अभिलेख से मिलता है। ईशान वर्मन का उल्लेख हराहा पाषाण अभिलेख में मिलता है। जीवित गुप्ता सेकंड का उल्लेख दैव बर्नार्क अभिलेख में मिलता है। फिर चंदेल वंश का प्रथम शासक था नन्नुक थे। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी द्वार समुद्र को बनाई थी। राजवंश जो कन्नौज पर स्थापित आधिपत्य करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे तो पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमारी देवी या कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, कहाँ? सारनाथ में। हिरण्यगर्भ जो धार्मिक कार्य है कराया जाता है दंतिदुर्ग द्वारा। रामानुज के जो अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक कौन थे? क्षेमेंद्र थे। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशो वर्मन है। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर थे। जजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने कराया था। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था संगीत राज, उस ग्रंथ का नाम था। फिर है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो 57 ईसा पूर्व में ये प्रारंभ होता है। पिछवाई चित्रकला किस देव पर संबंधित है तो ये श्रीनाथ या कृष्ण से संबंधित है। वह पुरातन स्थल जहां से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं वटगल है। शासक और उनके राजवंश तो गोविंद थर्ड ये राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड है। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है। देवपाल ये पाल वंश से रिलेटेड है। नरसिंह वर्मन सेकंड ये पल्लव वंश से रिलेटेड है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है तो अजंता की गुफाएं स्थित है। कबीर की जो समाधि है ये मगहर, जिसे हम बस्ती के नाम से भी जानते हैं, है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है।
गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है और बौद्ध स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में है। राजवंश और राजकीय प्रतीक चिन्ह, तो परमार वंश का जो चिन्ह था सूर्यदेव थे। मलय केतु जो राजवंश था उसका प्रतीक चिन्ह बाराह थे। चंदेल राजवंश में राजलक्ष्मी प्रतीक चिन्ह था। गुर्जर प्रतिहारों का जो राजवंश प्रतीक चिन्ह था वो भगवती था। बिहार और राजा तो जगदल बिहार ये रामपाल राजा से रिलेटेड है। विक्रमशिला जो बिहार है इसे धर्मपाल ने बनवाया था। सोमपुरी बिहार धर्मपाल से रिलेटेड है। फिर सलवन बिहार ये श्री भवदेव से रिलेटेड है। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 652 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी तो नाना देशी एवं नगरम थी। उद्दालक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरुपंचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। जो जहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कहा महाभारत में कहा गया है। हिंदू भी द्वारा मान्य कर था तो उपज का 6वां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं द्वारा। बेसनगर अभिलेख का हिलियोडोरस निवासी था, तक्षशिला का बेसिकली निवासी था। श्रवणबेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई गई थी चामुंड राय द्वारा। चोलों की राजधानी थी तंजौर। एम्फोरा जार होता है तो ये एक प्रकार का लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है तो लगभग 57 ईसा पूर्व में। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है ये। समानतः पांडवों की जो राजधानी इंद्रप्रस्थ थी के साथ पहचान की जाती है, जो पुराना किला है दिल्ली का उसकी पहचान की जाती है। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जहाँ पर हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को कवर किया है। होप कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगेगी। तो अगर वीडियो सीरीज अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और आपके सहयोग से ही दोस्तों ये पूरी सीरीज पूरी हो पाएगी। तो आशा है कि आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।